बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तोहफा तो तोहफा होता है, ये वज़ीर-ए-आज़म को नहीं आवाम को मिलता है। इमरान नियाज़ी ने तोहफे बेचकर दोस्त ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। हमारी हुकूमत के 8 माह बाकी हैं, फिर इलेक्शन होंगे और आवाम ने फैसला करना है कि घड़ी चोर के हक में जाना है या मुल्क की खिदमत करने वालों का साथ देना है। वो डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाज़ी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए तोहफा तो तोहफा होता है, और वो तोहफा अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मिलता है तो वो वजीर आजम को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। उससे ऊपर खाना काबा का मॉडल हो, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए और इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह चैलेंजेस हैं। इस हुकूमत के 8 महीने हैं, इसके बाद इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन में फैसला 22 करोड़ अवाम ने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम हैं। अशराफिया के ज़ाती मफादात की वजह से अवाम पस्ती की तरफ गए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये शख्स कोई काम अपनी जेब से नहीं करता। पीटीआई अरकान असम्बली 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। इमरान खान और इसकी पार्टी के लोग एक जैसे हैं। मजीद कहना है कि इमरान खान ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन और उसका दौरा करके गलती की। इमरान खान कहता है कि इसके हाथ में कुछ नहीं था। जब ये फैसले कर रहा था तो जनरल रिटायर्ड भाजपा ने दाएं बाएं जरूर देख लिया होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड भाजपा हमारी मदद करते रहे, ये लोग खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे क्यों नहीं देते। आइंदा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहना है तो अशराफिया के ज़ाती मफादात की वजह से अवाम पस्ती की तरफ गए। इमरान खान जमहूरियत की सुर्ख लाइन को क्रॉस ना करें। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान दूसरों को चोर कहेंगे तो उन्हें भी कोई सादिक नहीं कहेगा। उनका मजीद का कहना था, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क़यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम महाजर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे हम में से बहुत सारे, यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं? और अफसोस है और तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज हुकूमत ने बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए, मगर पीटीआई गवर्नमेंट ने चलते मंसूबों पर काम रोककर मईशत को तबाही के दहाने पहुंचा दिया। पाकिस्तान पर आलमी बरादरी का एतमाद तबाह बर्बाद कर दिया। अब भी मुल्क में बेकरारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिशें नाकाम होगी। वो डीआई खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन बाद में जब हुकूमत बनी, उस हुकूमत ने रवा मंसूबों को भी मुअत्तल कर दिया था। तरक्की का काम जैसे पूरे मुल्क में रुका, यहाँ भी रुक गया था और मुल्क की मईशत तबाही की तरफ चली गई। एक फलसफा दिया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं है। चीन ने अरबों डॉलर के बड़े बड़े मंसूबे यहाँ शुरू किए, लेकिन तमाम के तमाम मंसूबे जाम हो गए। कहां से कहां हमें पहुंचा दिया गया, और उसके बावजूद भी दावा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। मुशीर दाखिला इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पिछले 7-8 माह से मखसूस बयानिया इमरान खान के खिलाफ कायम करने की कोशिश की जा रही है,
जो समझते हैं कि इनका दामन साफ है, इन्हें इमरान खान हमले की तहकीकात पर बुलाने पर आ जाना चाहिए। जो है बिल्कुल कानून के मुताबिक बनाई गई है। तो इस हवाले से GIT की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कायदीन को जो है बयानात के लिए जो है तहकीकात के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था, वो नहीं आए। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि उनका दामन साफ है, तो उनको तो तहकीकात से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत ने बरमला खुल्लम खोला इस चीज़ अज़म का इजहार किया कि वो इस मार्च को हर मुमकिन रोकेंगे, और इमरान खान और शुरका को जो है संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गईं। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर क़यादत का इजलास। PTI और काफले की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को बुलाने का फैसला। नंबर्स गेम पूरे होने पर एतमाद के वोट के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत की मुजरिमाना नाकामी की शदीद मजम्मत की गई, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और दहशतगर्दी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 8 माह पहले मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम, दहशतगर्दी अमलन ख़त्म हो चुकी थी, इमरान खान की जानिब से ये कहना है। मुस्लिम लीग काफ और PTI में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न की 5 नशिस्तों पर काफ लीग के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। दोनों डिवीजन्स में सूबाई असम्बली की 10 से ज़ायद नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान है। PTI ज़राए का कहना है कि अगर काफ लीग साहिवाल, उकाड़ा, नारोवाल में इलेक्टेबल्स को टिकट दे तो बात हो सकती है। डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होने का इम्कान ख़त्म। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि वफाकी इदारा शुमारियात वस्त मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल कर सकेगा। आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर ही होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेंसस का इनेकाद जो किया जा रहा है, इसको 30 मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाए। 30 मार्च मुकम्मल होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीना हल्का बंदियों में तब्दीली करने में लगाती है, और इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की उम्मीद है कि 4 महीने के बाद जब यह डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा तो आने वाला इलेक्शन ये वो मैं समझता हूँ कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में 2023 के इलेक्शन नए सेंसस के बुनियाद पर इनेकाद किया जाएगा। लगभग 1,25,000 के लगभग टैबलेट ये है वो LC खोल दी गई अगस्त के महीने में, गालिबन 10 या 11 अगस्त को LC खोल दी गई है। हम चाइना से ये तमाम टैबलेट्स ले रहे हैं। इसके मरहलावार जो है इसकी आमद शुरू हो चुकी है। ये तमाम के तमाम जो फील्ड स्टाफ उनको तकसीम किया जाएगा, और ये तमाम सेंसस जो है वो डिजिटल की बुनियाद पे किया जा रहा है। तो हर वो शख्स जो किसी भी इलाके, किसी भी मोहल्ले में होगा, वो तमाम चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कि डैशबोर्ड पर उनकी मूवमेंट की निगरानी की जा रही होगी। कराची को सही तरीके से गिना जाए। MKM के क्या मौक़िफ़ है कि यस हल्का बंदियों को दुरुस्त की जाए। इस हवाले से सिंध हुकूमत के साथ हम राब्ते में हैं। हमारे ख्वाहिश है कि हल्का बंदियों को तब्दील किया जाए और मुनसिफाना शफाफ तरीके से हल्का बंदियाँ की जा सके, ताकि कराची में रहने वाला हर शख्स को काउंट किया जा सके। उसके बाद इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना की मुकम्मल तफसीलात फराहम न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी किया। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का दरख्वास्त गुजार से कहना था कि बाकी पब्लिक सर्वेंट्स का रिकॉर्ड न मांगने से आपके अज़ाम का पता चलता है। इस्लामाबाद से एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। किस सरबराह मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से क्या लिया, तफसीलात सामने न आ सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना डिवीजन को नोटिस, 1 माह में तफसीलात जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अबू ज़र सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद एहसन रजा ने अदालत को बताया कि आम तौर पर ऐसी मालूमात तो वेबसाइट पर होनी चाहिए, मगर खदशा है कि 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हो सकता है तोशाखाना का रिकॉर्ड दस्तयाब हो, रिकॉर्ड मिले तो दे दें। जो भी पिटीशन आती है वो वजीर आजम से मुतल्लिक आती है। आप अपने आप को सदर और वजीर आजम की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं? बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया? अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बराह रास्त आपको लिए चले। PTI रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की।
پہلے یہ ہماری پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی، پھر بعد میں مونس الہی صاحب اس میں شریک ہوئے. ہم بڑے واضح ہیں اپنے اسٹریٹجی کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا ٹائم اور شیڈیول طے ہو گیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور تمام ممبران 187 ممبران جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے جو 11 تاریخ ہے جو اگلا اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس کی، اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. اور ان حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو، یہاں سے کچھ ممبر جو اگر آنا چاہتے ہیں ان کو. اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں، ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح عمران خان نے کل کہا، ہماری امید یہی ہے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں یہ انتخابات کے مہینے ہوں گے. اس سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ جو اپنی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریٹ کیے ہیں، کیونکہ 8 مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورننس کی، اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہیے. اس وقت جو آٹا ہے وہ کراچی میں 2500 روپے 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ ہو گیا ہے، جو 1300 روپے کا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یعنی ڈبل ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس جو آج معاشی ماہرین نے جو پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں 2 طریقے ہیں. اگر یہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے، ہمارا پروگرام آئی ایم ایف نہیں کرتا، تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور ڈیفالٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس را مٹیریلز نہیں ہوں گے، تو ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا. اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 55 روپے سے زیادہ تو آفیشیل جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئٹمز ہیں اور انرجی، یہ دونوں بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں. ہم نے جو اسکیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستا کیا تھا تیل اور بجلی کو، اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے. اس حکومت نے آ کے مکمل بند کر دیا. اب ہم نے 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی تھی، اس حکومت میں آ کے اب صرف فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. تو پاکستان میں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انفارچونیٹلی بہت ہی یہ سانیہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے. کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ 8 دھماکے ہوئے ہیں. 52% اضافہ ہو چکا ہے ان 8 مہینوں میں ٹیررزم میں، جو آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہے. اور اس کے بعد اس میں 270 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اور تقریباً جو ہے وہ 550 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر طے کیا ہے. 2021 میں 2021 میں پاکستان CNN کا، ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلیکیشنز ہیں، میڈیا ہے، پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہا تھا. آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انفارچونیٹلی چلے گئے ہیں. اور میں نے آپ کو فگرز بتائیں جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے ایمبیسڈرز کو اور اپنی ایمبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں، اور جو اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا.
یہ وہ 8 مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کی طرف ہم بڑھیں۔ ہم نے پنجاب اور کے پی میں، اور اس وقت دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جوڈیشری ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھیں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبھی کا قصور ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ فرق حبیب صاحب، یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے، فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے، اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے، یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہے، میں تو انہیں نالائق اعظم کہتا ہوں، جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشوز پہ۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں، عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں۔ اب ایک غریب آدمی جس نے 2 وقت میں روٹی کھانی ہے، آٹا جو ہے وہ 125 روپے کلو ہو گیا ہے، یعنی کہ عام آدمی جس نے 2 وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں، کوئی لاہ عمل بنا رہے ہوں، جہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹیریٹنگ سچویشن۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ آڈیو ویڈیو لیک معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے۔ معیشت کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ اسی حوالے سے بیورو چیف کراچی طلحہ ہاشمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت عارف الوی کی گزشتہ روز کراچی میں تاجروں، صنعتکاروں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور سفیروں سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے کھل کر بات کی، کہنے لگے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو عام انتخابات اور سینٹ انتخابات میں مدد کی۔ ذرائع نے بتایا کہ نجی محفل میں عارف الوی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت ان کے لیے خاصا مشکل اور سب پر دباؤ تھا۔ بولے 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ ذرائع نے بتایا کہ تاجروں نے صدر مملکت سے عمران خان کو سمجھانے کی درخواست کی، کہا IMF سے مذاکرات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر حکومت گئی تو مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ عارف الوی نے کہا کہ معیشت میں اصلاحات اور اس کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے، کہا معاف کر کے بھول جاؤ کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کو اچھا جواب دیا۔ آڈیو ویڈیو معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے، مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ ذرائع کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ میں تعلقات کب خراب ہوئے وہ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے بیان ان سے غلط منسوب کیا گیا ہے۔ ایوان صدر نے صدر عارف الوی سے متعلق بیان پر وضاحت جاری کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے ان سے غلط طور پر منسوب بیان کا نوٹس دیا ہے۔ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا، یہ من گھڑت اور خود ساختہ ہے۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ We love to
एक्सक्यूज मी। यस। वो ब्लू बैग आपकी है क्या? नहीं। हाय, 9587 बैग आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। दुनिया, खबर की दुनिया। About to get down, living it up. Never touch ground, never enough. Got me feeling good. Vibes. Everything's good vibes, good vibes. 100% natural. करशी जौहर जोशानदा. Extra strength. दूर रखे जुकाम, खांसी, नजला। करशी जौहर जोशानदा। आप भी आदत बना लें। माना बहुत यमी है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या? ब्राइट साहब राइट कर देगा ना? हाँ, नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकालेगा। सनक्रॉप ग्रुप की फाइंडस एक्स्ट्रा मुमकिन बनाए 60 मन से भी ज्यादा पैदावार। चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंडस एक्स्ट्रा। जिंदगी कैसी हो, पैंडा जैसी हो। स्लो इंटरनेट ने दिमाग घुमा दिया फिर से, इसलिए स्प्राइट और जैज लाया अनलिमिटेड जैज सुपर 4G जीतने का चांस। बस स्प्राइट की कोई से भी बॉटल लो, लेबल के पीछे छुपे कोड को ढूंढो, डायल करो *145* और फिर कोड हैश, तो फिर ठंडक और बन सुपर। माना बहुत यमी है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या? एक्सक्यूज मी। यस। वो ब्लू बैग आपकी है क्या? नहीं। हाय, 9587 बैग आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। साल 2022 के दौरान मुल्क के शहरी इलाकों और देहातों में महंगाई का राज रहा। 27.3% के साथ महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। LPG का घरेलू सिलेंडर 1200 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपये, जबकि अंडे 150 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। इसी हवाले से इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट देखिए। साल 2022 महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 27.3% के साथ मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती वादे वफा न हुए। आदादो शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए, 2.5 किलो घी का टिन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415 रुपए, जबकि अंडे 100% महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए। यही नहीं, दालों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो, दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मटन भी 400 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। एक गरीब बंदा जिनके दिन का 1000 रुपए दिहाड़ी हो, अब सब्जी लेते हैं 1 किलो वो ले 1000-1200 तो वो बन गया। अब वो क्या खाएगा बेचारा, एक टाइम की वो रोटी खाएगा। जो चीज़ 100 रुपए में बनती थी वो इस वक्त 250 में आ रही है। जिसको देखो उसने अपनी रेट बनाई हुई है। दूसरी जानिब फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.2%, जून में 21.3%, जुलाई में 24.9% और अगस्त के दौरान महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 27.3% तक जा पहुंची। बहुत मुश्किल वक्त में हमने गुजारा किया है। ये हमारा जो साल है ये बहुत क्रिटिकल रहा है। इसमें हमारी आमदन कम थी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो उस हवाले से महंगाई बहुत बढ़ी है और लाजमी बात है फिर
क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो तो कम हुई है। उसकी वजह यह है कि लोगों का इनकम लेवल तो वही रहा है। वाज़े रहे हुकूमत ने रवां माली साल के दौरान वफाकी बजट में महंगाई को 11.5% से कम रखने का हदफ मुकर्रर किया था। माहिरीन समझते हैं कि मुल्क में महंगाई और मौजूदा मुआशी सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी मार्केट में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा है। हुकूमत की जानिब से महंगाई के जिन को काबू में लाने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो 2023 भी आम आदमी के लिए महंगा तरीन साल होगा। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 485 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखने में आया। गुज़िश्ता हफ्ते 1600 पॉइंट्स की कमी के बाद हसीस की मालियत काफी हद तक गिर चुकी थी। सरमायाकारों ने शेयर्स की कम मालियत को देखते हुए खरीदारी शुरू की तो दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 600 पॉइंट्स से जायद का इजाफा भी देखने में आया, मगर इख्तिताम पर मार्केट 485 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,155 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज होने वाली इंडेक्स में तेजी के सबब हसीस की मालियत में 70 अरब रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर मुकाबले रुपए की कदर में कमी देखने में आई। इंटर बैंक में डॉलर 18 पैसे इजाफे से 225 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए 50 पैसे बता रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम और गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर रुपए की कदर में कमी का बाइस बन रहे हैं।